नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत ने फाइनली अपना चंद्रयान 3 मिशन का लॉन्च कर दिया है और बहुत जल्द लगभग 40 दिन के आसपास को लगेंगे मून के सरफेस पर उतरने में और काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है इसरो के द्वारा। तो बहुत सारे प्रश्न आज आपके दिमाग में बन रहे होंगे, सबका मैं जो है जवाब दूंगा। सबसे पहला प्रश्न आमतौर पर जो लोगों के दिमाग में उठता है कि भारत समेत दुनिया के जितने भी देश हैं वो स्पेस पर इतना ज़्यादा खर्च क्यों करते हैं। क्या ज़रूरत आ पड़ गई है चंद्रयान को जो है मून के सरफेस पर उतारने की, या फिर मून के बाहर अगर चंद्रयान चक्कर लगाएगा तो आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। हमारे देश में दुनिया में अभी भी इतनी गरीबी है, भुखमरी है, लोग गरीब हैं, तो हमारे देश की जो सरकारें हैं वो इस पर पैसे क्यों खर्च नहीं करती हैं। चंद्रयान जैसे मिशन पर भारत सरकारें या फिर दुनिया की जो और गवर्नमेंट है वो इतने पैसे खर्च क्यों करती है। तो देखिए, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो इसमें देखिए बहुत सारे एक्चुअल में कॉन्सेप्ट हैं। पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ पर क्या है जो रिसोर्सेज हैं कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी हम पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम करेंगे करेंगे करते रहेंगे तो कभी ना कभी ये जो मिनरल्स हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं हमारी धरती से खत्म हो जाएंगे। कोयला खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या जलाएंगे। ऑयल और नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। इसके अलावा अब फ्यूचर आने वाला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, इलेक्ट्रिसिटी का है। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है। लिथियम भी हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। बेसिकली 100, 200, 300, 400 सालों के लिए चल जाएगा, लेकिन उसके बाद का क्या होगा। तो इन्हीं चीज़ों का अध्ययन देखिए, जब हमारी धरती से, अर्थ से पूरी तरह से रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप जानेंगे कि हमारे जो मून है यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में रिसोर्सेज होंगे और दुनिया की जिन एजेंसीज का मून पर कब्जा होगा, यानी कि अंतरिक्ष पर जिसका कब्जा होगा, ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर भी उसी देश का होगा। कल की डेट में आप देखेंगे कि हमारे देश दुनिया में जब रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो रिसोर्सेज हैं, जो मेटल्स हैं, जो लिथियम है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये जो भी आवश्यकता, हालांकि फ्यूचर में इन सब की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब कुछ और ही नया चीज़ आ जाएगा। तब हो सकता है कि परमाणु तकनीक के जरिए गाड़ियां चलने लगे, बिजली बनने लगे बहुत बड़ी तादाद में, बहुत सारे मतलब आगे आने वाले समय में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा आज की तुलना में। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भारत समेत दुनिया के देश अब अंतरिक्ष में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, यानी कि फ्यूचर में जिसका अंतरिक्ष पर कब्जा होगा राज भी पूरी दुनिया पर वही करेगा। इसीलिए दुनिया के सभी देश अपने अंतरिक्ष यानी कि अपने स्पेस एजेंसीज को बहुत ज़्यादा बजट अवेलेबल करा रहे हैं। दूसरा, इसको मैं बेसिकली आपका कारण बता दूं। देखिए, दुनिया में हम लोग एक्चुअल में ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ धरती में यानी कि पृथ्वी में ही जीवन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो पृथ्वी है ये तो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। दुनिया में जो है लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, ठीक है। उनमें से एक गैलेक्सी हमारी मंदाकिनी, इसका एक प्लेनेट अर्थ, अभी हम यहाँ पर रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, उसमें केवल धरती ही एक ऐसा प्लेनेट हो आवश्यक नहीं है जहाँ पर जीवन हो। तो जीवन बेसिकली आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत सारे प्लेनेट्स में होगा, इस ब्रह्मांड के बहुत सारे प्लेनेट्स में होगा। जिस तरह से आज हम सोचते हैं, आज भले ही हम ये बात न सोच सकें या ये सोचें कि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन एक जमाने में हमारी जो दुनिया थी, इस सब के जो पृथ्वी थी, इस सब के महाद्वीप जो है अलग अलग हुआ करते थे। लोग आमतौर पर जमीन के टुकड़ों में ट्राइबल की तरह रहते थे और जहाँ से उनको समुद्र नीचे दिखता था तो यहाँ से सोचते थे कि यहाँ पर दुनिया जो हमारी खत्म हो गई है, इसके बाद इस समुद्र है, अगर इस समुद्र में हम गए तो सीधा नीचे हम पाताल लोक में चले जाएंगे और वहाँ से कभी आ नहीं पाएंगे। तो पुराने जमाने के लोग जो थे उनमें ये धारणा थी, हालांकि ये धारणा सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भी पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर लोग समझते थे कि जहाँ पर धरती का टुकड़ा खत्म हो गया है वहाँ से जो है अब दुनिया है ही नहीं, सब कुछ खत्म है। लेकिन धीरे धीरे आप जानते हैं कि खोज होती है, लोग जो है बड़े बड़े शिप्स बनते हैं इन पानी में चलने वाले, तो वो शिप्स चलते हैं अपने आप में और नए भूखंडों का पता चलता है कि अरे नहीं, इतना ही नहीं है, भारत ही नहीं अमेरिका भी है, ये है। आपको पता होगा कोलंबस जो है यहाँ से खोजने के लिए आता है, अमेरिका भारत खोजने आता, अमेरिका खोज आता, वास्को डी गामा भारत को खोजता है। तो बहुत सारी खोजें थी। कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक जमाने में पृथ्वी के सारे महाद्वीप ही खोजे नहीं गए थे, ठीक इसी की तर्ज पर आज हम अगर सोचें कि केवल पृथ्वी है, दुनिया के और कॉन्टिनेंट है ही नहीं, और प्लेनेट है ही नहीं जहां पर जीवन है, तो ये अपने आप में गलत होगा। हमको भले ही पता नहीं है, लेकिन और डेफिनेटली दुनिया के और जो ब्रह्मांड के और जो आपके ग्रह हैं वहां पर भी जीवन होगा। और आने वाले समय में, अभी तो पता नहीं है, लेकिन आने वाले 100, 200, 500 सालों के बाद डेफिनेटली आप देखेंगे कि पूरी तरह से हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बदल चुकी होगी। जिस तरह से आज हम कहते हैं देशों के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस हम पढ़ते हैं, तो ठीक आने वाले कुछ 400-500 सालों के बाद हम इस तरह की घटनाएं पढ़ेंगे। पृथ्वी के संबंध इस ग्रह के साथ ऐसे चल रहे, मंगल ग्रह के रिसोर्सेज को लेकर पृथ्वी और इस देश के बीच में, इस ग्रह के बीच में झगड़ा हो रहा है। जैसे आज हम भारत चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ये सब पढ़ते हैं। तो हो सकता है आने वाले जमाने में हम वो पढ़ें। हो सकता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, उन लोगों का वहाँ पर जो लोग इंसान रह रहा है उसका स्ट्रक्चर, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी हर चीज़ें अलग अलग हों। तो ये अपने आप में चीज़ें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी तक ही सीमित रहना अपने आप में ठीक नहीं होगा। और फ्यूचर में
अगर हमें अपने देश को चलाना है तो ऑब्वियस सी बात एनर्जी की आवश्यकता होगी, और जो एनर्जी है खुद सन सूर्य वो भी स्थायी नहीं है, ठीक है। सूर्य की भी एक ना एक दिन जो वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम वाला कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वहाँ पर नाभिकीय संलयन हो रहा है, इससे ऊर्जा बन रही है। तो एक दिन जब वहाँ पर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो नाभिकीय संलयन नहीं हो पाएगा और सूर्य भी अपने आप में क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो उसके बाद क्या, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है स्पेस मिशन आयोजित कराए जाते हैं। और साथ में स्पेस मिशन का और भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अगर हम मान लीजिए हम अपना ऑर्बिट, अगर हम अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ते हैं तो सीधी सी बात है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमें हमारी ज्योग्राफिक लोकेशंस के बारे में बिल्कुल सटीक इमेजेस देते हैं। अगर हम ड्रोन उड़ाते हैं तो उससे हमको कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन अगर हमारे सैटेलाइट अच्छे हों तो हमारे बॉर्डर पर चाइना क्या कर रहा है हमको पता चल जाएगा, पाकिस्तान क्या कर रहा है हमको पता चल जाएगा, जो हिंद महासागर में अगर चाइना के नेवल शिप्स जा रहे होंगे तो उसका भी हमको पता चल जाएगा। साथ में आप जानते हैं कि जो सैटेलाइट्स होते हैं ये भूगर्भिक गतिविधियों का भी पता लगाने में कामयाब रहते हैं, हवाएं किस दिशा में चल रही हैं, किस तरह से चल रही है, सब कुछ पता लगाते हैं। तो सैटेलाइट्स होने की वजह से क्या होता है कि हमारा मौसम आने वाले समय कैसा रहेगा, भूकंप आएगा कि सुनामी आएगी, क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें समय से पहले ही सूचना मिल जाती है। इससे हम क्या करते हैं, अपना जो आपदा प्रबंधन का कार्य होता है इसको ज़्यादा ठीक ढंग से चला पाते हैं। आपको पता होगा 2019 में एक बहुत ही भयानक चक्रवात आता है जिसकी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की तारीफ हुई कि भारत जो उड़ीसा का जो डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल था ना, इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई। और यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि तुमको भारत से कुछ सीखना चाहिए। यहाँ से लगभग 4 लाख से भी ऊपर लोगों को विस्थापित किया गया था और आपदा प्रबंधन का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल ये अपने आप में देखा गया था, क्योंकि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था, हमारे जो सैटेलाइट्स थे वो बहुत अच्छी स्थिति में थे और हमको समय से पहले ही मौसम की सटीक सूचना मिल जाती। इस वजह से हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक जो है बहुत बढ़िया हो गया था। तो हम वापस लौटते अपने चंद्रयान पर। आज मैं आपको चंद्रयान के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि ये किस तरह से उड़ता है, क्या इसका फ्यूचर में यूज़ होगा। तो आपको पता होगा कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से सैटेलाइट को उड़ाएगा। अब एक बात आपके दिमाग में आमतौर पर आ रही होगी, थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड के मैप को एक बार और दिखा देता हूँ। दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसीज है, ठीक है, वो सब के सब अपने जो भी सैटेलाइट्स हैं या फिर जो भी परीक्षण करते हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ही क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका अगर इस तरह का कोई मिशन भेजता है तो वो इस कोस्ट पर से भेजता है, यहाँ पर अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से भेजता है। इसी तरह से अगर ये भेजेगा तो यहाँ पर से भेजेगा। भारत के अधिकांश जो है वो यहाँ पर है। तो ऐसा क्यों होता है कि समुद्रों के तटों पर ही जो है ये सब कुछ किया जाता है। तो देखो इसका बेसिकली कारण ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सैटेलाइट को ऊपर छोड़ते हैं तो सीधी सी बात है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ पर क्रैश करेगा, वो यहाँ पानी में क्रैश करेगा। अगर हम इस तरफ से ऐसे भेज देंगे तो ज़मीन पर क्रैश कर सकता है, जिससे काफ़ी जो है नुकसान होने की संभावना रहती है। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि जितने भी सैटेलाइट थे ये जो हमारी भूमध्य रेखा है इसके बीच में आकर के भेजे जाते थे। यानी कि ये जो भूमध्य रेखा हमारी है, मैंने थोड़ा सा ऊपर इसको बना दिया, थोड़ा सा ऐसे नीचे है, भारत से होकर नहीं जाती भूमध्य रेखा, तो 0 डिग्री पर से ही भेजे जाते थे। अब इसका भी बेसिकली कारण आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए अमेरिका को सैटेलाइट भेजना है तो अमेरिका अपने यहाँ से नहीं भेजता था, वो ये भूमध्य रेखा के पास वाले देशों में आता था, यहाँ से भेजता था। ठीक ऐसे ही भारत को भेजना हो या फिर किसी और को भेजना हो तो यहीं से भेजते थे। इसका बेसिकली कारण ये होता है कि जो भूमध्य रेखा होती है ना, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F=Gm1m2/r², ठीक है। तो जो r है यानी कि रेडियस है, देखो अर्थ क्या है, घूम रही है, तो अर्थ जो भूमध्य रेखा वहां पर ज्यादा मोटी है, ध्रुवों पर पतली है, ठीक है। तो जो अर्थ का जो भूमध्य रेखा है वहां पर आर की वैल्यू बढ़ गई। अब आर क्या है, अपॉन में है, तो सीधी सी बात अगर अपॉन में बड़ा नंबर होगा तो फोर्स कम लगेगा, और फोर्स अगर कम लगेगा तो अगर हमारा जो रॉकेट ले जाने वाला अगर वो कम पावर का भी हो तो ज्यादा अच्छे से ले जा पाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय बल है यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए अधिकांश जो सैटेलाइट्स होते हैं वो इस भूमध्य रेखा पर से ही छोड़े जाते हैं। लेकिन अब वो जमाना जा चुका है। अब सैटेलाइट्स को छोड़ने वाले जो रॉकेट हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि आप कहीं से भी उनको प्रक्षेपित कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की बाउंडेशन आज के ज़माने में नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में इन देशों की बहुत बढ़िया अच्छी स्थिति हुआ करती थी। भूमध्य रेखा के पास जो देश पड़ते थे, क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी खासी मात्रा में हो ही जाती थी और यहाँ पर दुनिया के सभी देश अपने रॉकेट्स को छोड़ने के लिए आया करते थे, तो इन देशों को फायदा होता था। लेकिन अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अब सैटेलाइट्स बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पर बन चुके हैं और अब जो है ये भूमध्य रेखा से इसको फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे रॉकेट जो है क्या है बहुत अच्छी मात्रा में है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रयान की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है। हमारी जो स्पेस एजेंसी थी वो बनी तक नहीं थी। इससे पहले सबसे पहले जो चांद पर जाने का श्रेय है 1959 में वो यूएसएसआर को होता है, ठीक है। यूएसएसआर ने अपना लूना 2 मिशन अपना लॉन्च किया था, लेकिन यूएसएसआर जो था यानी कि रशिया जो था वो स्पेस पर उसने कदम नहीं रखा था, उसने ऑर्बिट पर कदम रखा था, ठीक है। और ऑर्बिट पर जाने का श्रेय किसको जाता है, यूएसएसआर को जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा इसके ठीक 10 साल के बाद 1969 में आप जानते हैं कि जो अमेरिका है, यूएस है, ये अपना अपोलो मिशन लॉन्च करता है और पहली बार मानव ने जो है
यहाँ पर चांद पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारी अंतरिक्ष एजेंसी बनी है कि उसके बनते ही समय या उससे पहले यूएसएसआर और यूएस ये दोनों देश ऐसा कर चुके हैं। और आप जानते हैं यूएसएसआर में और यूएस में होड़ लगी थी, ठीक है, कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच में चल रहा था कि तुम्हारे और हमारे बीच में ज़्यादा बलवान कौन, ज़्यादा पहले कौन भेजेगा। तो इस चीज़ को लेकर के यूएस और यूएसएसआर में होड़ मची थी। तो उस समय हमारी स्पेस एजेंसी नई नई बनी थी और 59 में तो बनी नहीं थी, ठीक है। 69 के दौर में 15 अगस्त को हमारी जो इसरो है इसका गठन होता है और उसके बाद से हमारा स्पेस कार्यक्रम शुरू होता है। अब देखिए चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में थोड़ा सा मैं अगर आपको डिफरेंस बता दूं, उसके बाद आप इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक इमेज तो रखी थी इसमें। हाँ, ये जो हमारा चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, ये हालांकि ये दोनों चंद्रयान 3 ही है। तो सबसे पहले जो हमारा चंद्रयान 1 था ना, जो चंद्रयान 1 हमारा था, वो सिंपली क्या था कि वो ऑर्बिटर मिशन था। और आपको पता है कि 2008 में हमने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था और वो सिंपली क्या था, वो लैंडर या रोवर नहीं था, वो सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। यानी कि उसे क्या करना है, ये फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा है आपका, तो जो सैटेलाइट हमने 2008 में भेजा था, चंद्रयान 1 हमने भेजा था, वो चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा। वो क्या करेगा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसी चंद्रमा का चक्कर लगाएगा हमारा 2008 वाला चंद्रयान 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चंद्रमा के अंदर लैंड नहीं हुआ था। इसके बाद हमने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन जो हमने ट्राई किया था, जो हमारा सक्सेस नहीं हुआ था। इस चंद्रयान 2 मिशन में क्या था, ऑर्बिटर भी था, रोवर भी था और लैंडर भी था। ऑर्बिटर का मतलब क्या है कि वो उस पर एक पार्ट होगा जो चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। दूसरा क्या होगा, लैंडर और रोवर। लैंडर का मतलब क्या है, चंद्रमा पर लैंड करेगा, बकायदा वो सैटेलाइट जो है वो क्या करेगा, चंद्रमा पर लैंड करेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमेगा भी। जैसे हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं तो ऐसे ही घूमेगा भी। तो 2019 में हमारा मिशन सफल नहीं हुआ था, लेकिन हमारा ऑर्बिटर जो मिशन था वो 2019 में भी सफल रहा था। अब जो है हमारा जो ऑर्बिटर वहाँ पर हमने भेजा, वो तो चक्कर बढ़िया तरीके से लगा रहा है। तो इस बार हमने लैंडर और रोवर को वहाँ पर भेजा और ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले 40 दिन बहुत ही संवेदनशील होंगे, क्योंकि लगभग ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में पहुँच जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो लगभग 40 दिन के आसपास यहाँ पर लगेंगे। और 40वें या 41वें दिन भारत को गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि हमारा जो लैंडर रोवर मिशन है हो सकता जो है सक्सेसफुली सफल हो गया, और डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया ने आखिर अपने रोवर और ही जो लैंडर थे कब भेजे थे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अपोलो मिशन था उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना, रशिया और इंडिया, ये इन सब के रोवर मिशन में जो है सब कुछ क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं एक इमेज, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये एक रोवर है, इसका नाम है लुनखोद 1, ठीक है। लुनखोद 1, LK-1 इसका नाम है। ये सबसे पहले 1970 में, सोचिए हम जो आज कर रहे हैं वो यूएसएसआर, रशिया 1970 के दौर में कर चुका था, ठीक है। हालांकि हमारी भी स्पेस एजेंसी काफ़ी अच्छा काम करेगी कि हमारे पास उस समय रिसोर्सेज थे ही नहीं, हमारे पास लोगों को खिलाने तक के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, जबकि ये देश उस समय काफ़ी आगे स्थिति में थे। तो ये लुनखोद 1 है, ऐतिहासिक है। ये जो रोवर मिशन था ये सबसे पहले दुनिया में यूएसएसआर ने भेजा था चांद पर, अमेरिका ने भी नहीं भेजा था, रशिया ने भेजा था। तो आप देख पा रहे होंगे इसके पहिए कितने छोटे से हैं, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही एकदम उस तरह से लग रहे हैं कि जैसे हमारे गाड़ियों के पहिए होते हैं छोटे से, वैसे ही लग रहे हैं। तो लुनखोद 1 सबसे पहले 1970 के दौर में रशिया ने भेजा था। उसके बाद आपको पता होगा कि अमेरिका, अब अमेरिका के ऊपर भी एक तरह से आत्मसम्मान वाली बात होगी कि रशिया ने हमसे पहले भेज दिया तो हमें पहले भेजना। तो इसने क्या किया, एक बहुत ही भारी भरकम अपोलो लूनर रोविंग व्हीकल ये अपने यहाँ पर भेजा था 1971 में, ठीक इससे 1 साल के बाद। और ये बहुत ही खतरनाक मिशन था, क्योंकि ये जो रशिया ने भेजा था इतना छोटा सा था, ठीक है, और बहुत ही हल्का था। और यूएस और जो यूएस ने भेजा था वो इतना बड़ा भारी था, इसमें सीट भी बनी थी ताकि एक व्यक्ति जो है इसमें बैठ भी सके। और इसको बकायदा जो है वहाँ के एस्ट्रोनॉट ने चंद्रमा की धरती पर उतारा था, साथ में इसको बैठ करके भी वहाँ पर उसने चलाया था। तो बहुत ही सक्सेसफुल ये मिशन अपने आप में रहा था। इसके बाद दुनिया के सारे देश चाहते हैं कि हम भी कर सकें, लेकिन कर कोई नहीं पाया। तो अभी तक 1970 और 71 में इस मिशन को कर पाए हैं सबसे पहले यूएसएसआर और उसके बाद यूएस। इसके बाद अब चाइना, आप जानते होंगे कि यूरोपियन यूनियन इसका नाम उसके बाद आता है, ये भी प्रयास करता है लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद चाइना आता है, ठीक है। चाइना का आप देख पा रहे होंगे युतु, और ये जो युतु मिशन था ये 2016 में चाइना ने एक ऐतिहासिक मिशन अपने यहाँ पर किया था, युतु मिशन, ठीक है। तो ये युतु आप देख पा रहे होंगे चाइना का ये रोवर है, इसमें भी ये पहिए लगे हैं, ये चंद्रमा की जो धरती है वहाँ पर जो घूमेगा। तो 2016 में चाइना ने भी इस मिशन को अंजाम दे दिया था। इसके ठीक 3 साल बाद भारत ने प्रयास किया कि अब हम भी करें। तो भारत ने जब प्रयास किया था इसके बाद,
तो भारत का प्रयास सफल नहीं रहा था। ऑर्बिटर मिशन हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका था, लेकिन लैंडर और रोवर नहीं हुआ था। होने को वो चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया था, लेकिन उसने हार्ड लैंडिंग की थी। वहां पर जो है स्पीड कंट्रोल का सबसे ज़्यादा जो है रोल होता है, और उसकी स्पीड बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इससे वो क्रैश कर गया था, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। तो इस बार भारत जिसको भेज रहा है, जिस रोवर को भेज रहा है, वो ये रोवर है। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये इसके पहिए हैं। और जब ये मिशन आपके चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, एक थोड़ा सा मैं आपको इमेज दिखा देना चाहता हूँ। तो जब ये मिशन चंद्रमा की धरती पर उतरेगा, तो उसके बाद ये जो रोवर है हमारा, ये लगभग 14 दिन तक आपका वहाँ पर घूमेगा, चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, और वहाँ पर जो है पता लगाएगा कि चंद्रमा में आखिर क्या है। तो भारत अंतरिक्ष में दुनिया की चौथी महाशक्ति बनने जा रहा है। अगर ये मिशन हमारा सक्सेसफुली होता है, तो भारत जो है सबसे पहले, आप जानते हैं यूएसएसआर ने ये कारनामा करके दिखाया था, उसके बाद यूएसए ने किया था, फिर 2016, फिर उसके बाद कोई नहीं कर पाया। 2016 में कौन आता है? चाइना आता है, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद अगला नाम किसका आ रहा है? इंडिया का। और इंडिया का नाम इसमें पहला भी हो सकता है, क्योंकि हम जो चांद है, चंद्रमा है, इसके साउथ पोल पर हम लैंडिंग करने वाले हैं, और साउथ पोल पर लैंडिंग अब तक किसी भी दुनिया के देश ने नहीं की है। तो भारत का अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, तो भारत दुनिया में अंतरिक्ष में, यानी कि चांद पर जाने वाली चौथी महाशक्ति होगा, जिसने अपना लैंडर और रोवर मिशन सक्सेसफुली वहां पर अंजाम दिया है। और इससे पहले चाइना भी जो है काफ़ी पीछे था। 2016 में चाइना ने किया था, तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना जो करेगा, भारत के लिए भी मजबूरी हो जाती है कि हमको भी तुरंत ही करना है। तो 2016 के ठीक 3 साल बाद भारत ने भी प्रयास किया, लेकिन हम सफल नहीं हुए थे। लेकिन डेफिनेटली अब दोबारा से हम सफल होंगे। अब आप जानते हैं कि इसकी कॉस्ट भी, दुनिया के जो अन्य देश है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया अपनी स्पेस एजेंसी के ऊपर। खुद चाइना का जो ये मिशन था, ये मोर देन 1000 करोड़ से ऊपर का था। तो भारत का जो मिशन है वो सिर्फ 615 करोड़ के आसपास का, जिसमें से 500 करोड़ रुपया तो अकेले इसको ले जाने का खर्चा है, ठीक है। और इसके अलावा लगभग 115 करोड़ के आसपास की मैन्युफैक्चरिंग का, इस सब का खर्चा था। तो ये सब कुछ है। और चंद्रमा के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में धरती के बहुत ज़्यादा पास पर है, और आने वाले समय में हमारे जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद चाँद में जो रिसोर्सेज हैं, इनका ही यूज़ डेफिनेटली पूरी दुनिया करेगी, और दुनिया के जो भी देश चाँद पर होंगे, उन्हीं का बोलबाला उस समय होगा, ठीक है। तो यही सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिशन को अभी ही क्यों अंजाम दिया गया, ठीक है। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो, अभी की जो स्थिति है ना, आमतौर पर जो चंद्र मिशन है, मंगल मिशन है, दुनिया के किसी भी दूसरे ग्रह के मिशन है, उनको तब अंजाम दिया जाता है जब वो हमारी धरती के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। तो हम जानते हैं कि सबके सब सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो सबकी स्थिति समय समय पर बदलती रहती है। तो इन मिशंस को उस समय अंजाम दिया जाता है जब ये हमारे से सबसे कम दूरी पर हो। तो ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा मून है। अभी की जो स्थिति है, ये हमारे यहाँ से क्या है, बहुत कम डिस्टेंस पर है, इसलिए अभी इसको भेजना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और 14 दिन तक हमारा जो रोवर है, वो इस मून की धरती पर चलेगा, इसका जो साउथ पोल है वहाँ पर चलेगा। और बेसिकली आपको पता है कि जो हमारा चंद्रयान 1 था, इसने पता लगाया था कि चाँद की सतह पर पानी है। और अब जो ये चंद्रयान 3 हमारा जा रहा, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश होगा। ऐसा इससे पहले किसी ने नहीं किया। और साउथ पोल की अगर मैं आपको बात बताऊँ, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बर्फ पाई जाती है, और बिल्कुल एकदम यहाँ पर क्रेटर्स हैं, पूरा एकदम वीरान टाइप का ये स्थान है। हालांकि चांद तो पूरा वीरान ही है, वहाँ पर कोई इंसान तो रहता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप देखेंगे कि इंसान भी चांद पर रहेगा। जिस तरह से लोग आज अपने गांवों को छोड़ करके जमीन खरीदते हैं, शहर में मकान बनाते हैं, ठीक इसी की तर्ज पर आने वाले समय में लोग क्या करेंगे, अर्थ है, जिनके पास पैसे होंगे वो दुनिया के और प्लैनेट्स में जाएंगे, वहाँ पर ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ पर घर बनाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। जैसे आज हमारे लिए पुराने ज़माने में, आजकल तो हालांकि ऐसा कॉमन है, कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर जॉब कर रहा है, यूएस जाकर जॉब कर रहा है, यूरोप में जॉब कर रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है इस दूसरे अर्थ से बाहर दूसरे प्लैनेट में जाकर जॉब कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, पृथ्वी है, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक हम सड़क बनाएंगे हवा में। तो ये सब कुछ है। अब हालांकि डेफिनेटली आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो हालांकि अभी ये संभव नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे डेफिनेटली ये चीज़ें संभव होंगी, और पूरी दुनिया का दृष्टिकोण जिस तरह से आज है, इससे बहुत ज़्यादा बदलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आज के सेशन में बताई है, आपको ठीक से वो समझ पाए होंगे। सबसे पहले मैं एक टॉपिक बताने में यहाँ पर भूल गया था कि ये जो चंद्रयान है, आखिर ये जाता कैसे है, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक आपको ले लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है, ठीक है। मैं इस वाले 2019 वाले डिज़ाइन में ज़्यादा ठीक से इसको समझा पाऊंगा, इधर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पर ऊपर पे एक आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। हमारा जो चंद्रयान 3 सैटेलाइट है, वो इसी के ऊपर है। नीचे से आप देख पा रहे होंगे, इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट इस साइड से जो दो, जिसमें एक इंडिया और इसरो लिख रखा, ये है। तो आखिर ये करते क्या है, और क्या पूरा का पूरा ये स्पेस में जाएगा क्या, ठीक है, मून पर जाएगा? तो देखो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, जो साइड में जो 2 रॉकेट टाइप के यहां पर लगे हुए हैं,
इन्हें कहा जाता है S-200, ठीक है। ये जो रॉकेट आप जैसे आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको कहा जाता है S-200, ठीक है। अब S-200 का सिंपली बेसिकली काम क्या होता है कि इनमें जो है सॉलिड फ्यूल भरा रहता है, ठीक है। तो वो सॉलिड फ्यूल बर्न होता है और एक झटके के साथ ये इस सैटेलाइट को ऊपर को भेजता है, और इसका काम बस इतना ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो दो S-200 हैं ये यहाँ से अलग हो जाते हैं, और बेसिकली इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉलिड फ्यूल भरा रहता है। और जब हमारा सैटेलाइट प्रक्षेपित होता है, जैसे कल हमारा 2:35 में हमने सैटेलाइट प्रक्षेपित किया था, तो ये क्या होते हैं, जलने लगते हैं। इनसे बहुत बड़ी तादाद में धुआं आता है और ये जल करके एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और हमारे जो पूरा सैटेलाइट है इसको आगे को भेजते हैं, और 2 मिनट के बाद ये अलग हो जाते हैं। यानी कि जब सैटेलाइट हमारा चलता है तो सबसे पहले कौन चलते हैं, S-200 चलते हैं, जो मैंने ब्लू कर रखे हैं ये चलते हैं, और 2 मिनट के बाद क्या हो जाते हैं, ये इस तंत्र से अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे सिर्फ 3 पार्ट बचते हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ऑब्वियस सी बात है अगली बारी तीसरे नंबर की होगी। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो ये मैं S-200 क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। आप देखो स्टेज 2 में है L-110, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे ना, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे इसको बोला जाता है L-110। अब इस L-110 में क्या होता है, लिक्विड फ्यूल यहाँ पर भरा रहता है, और इसकी विशेषता ये होती है कि अब ये इसको आगे चलाएगा। यानी कि सबसे पहले ये जो 2 रॉकेट्स थे इन्होंने इसको धक्का दे दिया। अब आगे जाकर इसकी एनर्जी बेसिकली कम होगी कि उसको बहुत दूर तक जाना है, तो उसका अगला धक्का देने का काम कौन करेगा, ये करेगा। और इसमें आमतौर पर आप जानते हैं कि लिक्विड फ्यूल इसमें भरा रहता है, और इससे जो गति होती है वो कंट्रोल होती है। और लगभग जब हम इसको प्रक्षेपित कर दें तो तब से लेकर 306 सेकंड तक, लगभग 5 मिनट के आसपास तक ये इसके साथ लगा रहता है, इसको एनर्जी देता है, और 5 मिनट के बाद ये भी क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। यानी कि शुरुआती 2 मिनट में और फिर 5 मिनट में जो S-200 है और L-110 ये पूरा का पूरा तंत्र क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इससे अब जो सैटेलाइट होता है वो केवल इतना ही बचता है ऊपर का। फिर आप देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट है, ठीक है। इस वाले पार्ट को कहा जाता है C-25, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, C-25 कहते हैं। और यहाँ पर क्रायोजेनिक ईंधन भरा रहता है, और ये ईंधन इसको गति देता है काफ़ी लंबे समय तक, और इसकी जो गति का यूज़ होता है वो 954 सेकंड तक होता है, ठीक है। इनकी 954 सेकंड तक प्रक्षेपण से ये भी उसके साथ जुड़ा रहता है। और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें अलग हो जाती है, और सिर्फ हमारा जो ये जो इसका फ्रंट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, केवल और केवल उसके बाद यही जाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन हमारा जाता है, और इसी के अंदर चंद्रयान 3 रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर जो भी होता है, लैंडर अभी तो रोवर और लैंडर ही है, वो सब कुछ इसी के अंदर भरा रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, और ये बाद में क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। और जैसे ये हमारा चांद के सरफेस पर लैंड करेगा, तो जो लैंडर है वो सबसे पहले लैंड करेगा, फिर उसका दरवाजा खुलेगा, उसके अंदर हमारा रोवर रखा होगा, और रोवर की इमेज मैंने आपको दिखा दी। और लगभग 14 मिनट तक ये जो रोवर है ये चंद्रमा, 14 मिनट नहीं 14 दिन तक ये जो रोवर है चंद्रमा के सरफेस पर चलेगा। इसके टायर भी हैं, ये सब चलेगा, और वहाँ से हमको चंद्रमा की सतह पर जो मिनरल्स हैं वहाँ पर वो सब कुछ हमें इसकी जानकारी मिलेगी। वहाँ पर पानी, बर्फ़ की बहुत बड़ी तादाद में चट्टानें जो हैं उनके बारे में हमको जानकारी मिलेगी, और यही सब कुछ हमको मिलेगा। और आप जानते हैं कि चाँद का जो साउथ पोल है वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, इसीलिए उस जगह के बारे में जानना और भी ज़्यादा उचित हो गया है। और आप जानते हैं कि जो चाँद है ना, एक बात हम आमतौर पर सोचते हैं, किताबों में भी ये बात लिखी रहती है कि पृथ्वी है बहुत बड़ी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो हमें चंद्रमा में कलाएं देखने को मिलती है। यानी कि अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और हमको पूर्णिमा के दिन, ठीक है, उस दिन हमको चंद्रमा पूरा का पूरा दिखाई देता है। लेकिन हम चाहे कैसा ही करें, चंद्रमा हमको पूरा कभी भी नहीं दिखता है। हम सिर्फ चंद्रमा का एक तरफ का एरिया देख पाते हैं, दूसरी तरफ का एरिया हमको नहीं दिखता है। यानी कि हम चंद्रमा का जो मैक्सिमम एरिया देख पाते हैं वो है 59%, ठीक है। बाकी का 41% एरिया हमको कभी भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम चंद्रमा का अधिकतम 59% एरिया को देख पाते हैं, वो भी पूर्णिमा के दिन हम 59% देखते हैं, और दिन तो उतना भी नहीं देख पाते हैं। और जो चंद्रमा है इसका जो साउथ पोल है, यहाँ पर हमारा ये जो और मिशन है चंद्रयान 3, यहाँ पर ये जाएगा और वहाँ पर जो है बहुत सारी जानकारी बताएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो जानकारी दी है उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।